हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नर्सिंग फिस्टा चैनल। माई सेल्फ अनमोल चौहान। आई होप आपको मेरी प्रीवियस जितनी वीडियोस हैं वो अच्छी लगी होंगी। तो आज हम पढ़ेंगे, हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए आपको वैसे तो पता ही है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, ऑक्सीजन थेरेपी, इन्हेलेशन मेथड्स एंड अब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड्स अब हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एक्सपल्शन, एलिमिनेट करना, बाहर निकालना, है ना। एलिमिनेट करना, बाहर निकालना। ठीक है, तो हम यूजुअली क्या पढ़ते हैं? यूरिन का एंड बाउल एलिमिनेशन। तो अभी आज हम पढ़ेंगे यूरिन एलिमिनेशन। यूरिन, तो सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन में हम क्या क्या मतलब होता है? अनेबल टू कंट्रोल पासिंग आउट ऑफ यूरिन। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन में क्या होता है? ड्रिबलिंग होती रहती है, मतलब यूरिन पास करता रहता है, मतलब कोई स्फिंक्टर कंट्रोल नहीं होता पेशेंट में। ठीक है, अनेबल टू कंट्रोल पासिंग ऑफ यूरिन। ठीक है, अनेबल टू कंट्रोल पासिंग ऑफ पैसेज ऑफ यूरिन, यानी कि क्या होता है इसमें? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ स्फिंक्टर, ब्लैडर कंट्रोल नहीं कर पाता है यूरिन को, मतलब पेशेंट में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने यूरिन को कंट्रोल कर सके। अनेबल टू कंट्रोल पासिंग ऑफ यूरिन इज नोन एज इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। लॉस ऑफ स्फिंक्टर, इनवॉलंटरी, इसमें मतलब आपको क्वेश्चन में कुछ भी टर्मिनोलॉजी आ सकती है। ठीक है, अगर आपको ऐसा है लॉस ऑफ स्फिंक्टर किस कंडीशन में हो जाता है, से क्या होता है? इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। अनेबल टू कंट्रोल पैसेज ऑफ यूरिन इज नोन एज इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन इज नोन एज इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। ठीक है, प्रायोरिटी नर्सिंग का क्या होता है? प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट, एम्प्टी द ब्लैडर। पेशेंट का ब्लैडर एम्प्टी रखना है आफ्टर एवरी 2 आवर, एम्प्टी द ब्लैडर एवरी 2 आवर पासिंग। अब अगर ब्लैडर भरा रहेगा तो धीरे धीरे ड्रिबलिंग होती रहेगी, लेकिन हमें क्या करना है? हमारा फर्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? एम्प्टी द ब्लैडर एवरी 2 आवर। ठीक है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस का मतलब पता है सबको? स्ट्रेस क्या होता है? अगर हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो भी हमें स्ट्रेस होने लग जाता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अगर हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो भी हमें स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस इज नोन एज एनीथिंग मोर। अगर नॉर्मल से कुछ भी ज़्यादा हो तो उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अगर हम खुश होते हैं तो भी हमारे ऊपर स्ट्रेस, हम लोग खुद खूब हंसेंगे, स्ट्रेसफुल कंडीशंस होंगी, लाइक अच्छे वाला स्ट्रेस। ठीक है, लेकिन अगर हम दुखी हैं तो वैसे ही हम डिस्ट्रेस हैं, प्रॉब्लम है, ये है। तो स्ट्रेस इज नॉर्मल से कुछ भी ज़्यादा होता है स्ट्रेस। क्या मतलब होता है इसका? स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है? कुछ काम हम कर रहे हैं, कफिंग, स्नीजिंग, है ना। कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, फिर उसके बाद हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बेंड हो रहे हैं, तो उस कंडीशंस में पेशेंट का ब्लैडर और यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता, तो उसमें क्या होता है? पेशेंट का यूरिन पास हो जाता है। ठीक है, जैसे प्रेगनेंसी में, मोस्ट कॉमनली इन प्रेगनेंसी में होता है कफिंग, स्नीजिंग में ब्लैडर कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती रहती है 7th 8th मंथ में, तो ब्लैडर में कोई कंट्रोल नहीं होता, तो जैसे स्नीजिंग, कफिंग, इन सब में यूरिन पास हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? सडन पास आउट ऑफ sudden passing of
urine, sudden passing of urine in coughing, sneezing, bending, weight lifting, ठीक है। इन केसेस में सडन यूरिन पासिंग हो जाता है तो क्या बोलेंगे हम इसको, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। नॉर्मली कितना हो जाएगा नॉर्मल कितना हम यूरिन पास करते हैं 50 ml, मतलब इस कंडीशन में नहीं, वैसे हम नॉर्मली यूरिन पास एक टाइम में हम 50 ml कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉर्मल पासिंग ऑफ यूरिन, इज नॉर्मल 50 ml यूरिन वी यूज टू पास, ठीक है। ये समझ आ गया। अब हमने नॉर्मल तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सारी एबनॉर्मल कंडीशन। तो ये टर्मिनोलॉजी एग्जाम में आती है, ठीक है। ये बेसिक कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर दूंगी अपने, इस वीडियो के साथ मैं एक लिंक दूंगी जिसमें नोट्स होंगे, ठीक है। तो आप उससे भी रेफर कर सकते हो। सॉरी। तो अभी हम पढ़ेंगे एक और टर्म, वो है पॉलीयूरिया, ठीक है। पॉली का मतलब क्या होता है, ज्यादा। पॉली का मतलब क्या होता है, ज्यादा। कुछ भी हो, पॉलीयूरिया, पॉलीएमनेशिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, तो इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा। पॉलीडिप्सिया क्या होता है, ज्यादा प्यास, इंक्रीज थर्स्ट को कहते हैं पॉलीडिप्सिया। पॉलीफेजिया ज्यादा भूख लगना, ज्यादा भूख लगने को हम क्या बोलेंगे, पॉलीफेजिया। तो ये है पॉलीयूरिया। अगर मोर देन 2500 ml, ठीक है, पर डे पास करता है पेशेंट, तो दैट कंडीशन इज नोन एज पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया क्या होता है, पॉली मतलब इंक्रीज इन यूरिन, ठीक है। तो 2500 ml पर डे को हम बोलेंगे पॉलीयूरिया। इसमें क्या होता है, 50% ऑफ जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ना, 50% ऑफ जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, इनपुट कम होता है, आउटपुट ज्यादा होता है। पॉलीयूरिया मोस्टली किस केसेस में होता है, डायबिटिक मेलाइटिस में, है ना। इसमें पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, हम पढ़ेंगे आगे डायबिटिक मेलाइटिस भी, बट ये कंडीशन तीन ट्रायड्स कह सकते हैं इनको, तीन कंडीशन होती है ना, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। किस में होता है, डायबिटिक मेलाइटिस में। अगर किसी पेशेंट में ये कंडीशन होते हैं तो उसका शुगर लेवल चेक किया जाता है। अगर पेशेंट का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ही और शी सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक मेलाइटिस। क्या है, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, 3 P's ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस। व्हाट आर द 3 P's ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, ठीक है। ये हो गया पॉलीयूरिया पे। सेकंड है हमारा एन्यूरिया। सेकंड क्या है हमारा, एन्यूरिया। एन्यूरिया इज 100 ml पर डे, 100 ml पर डे, 100 ml पर डे। अगर इतना यूरिन पेशेंट पास कर रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे एन्यूरिया। मोस्ट कॉमन इन CRF पेशेंट, किडनी रीनल फेलियर। मोस्ट कॉमन एन्यूरिया कंडीशन किस में पाई जाती है, CRF यानी किडनी क्रॉनिक रीनल फेलियर में। नेक्स्ट इज ओलिगोयूरिया।
ठीक है। ऑलिगो यूरिया का मतलब, ऑलिगो का मतलब होता है कम। ऑलिगो यूरिया का क्या मतलब होता है? कम। ऑलिगो मतलब कम, कम यूरिन पास करना, यानी कम कर रहा है। कितना कर रहा है? 400 ml पर डे। 400 ml पर डे। पॉली में कितना है? मोर देन 2500 ml पर डे, एंड यूरिया में 100 ml पर डे से कम। ठीक है। और इसमें 400 ml पर डे पे अगर पास कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे ओलिगो यूरिया। अर्ली सिम्टम ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, बॉडी में पानी की कमी हो रही है, पेशेंट शॉक में जा रहा है, उसका अर्ली सिम्टम होगा ओलिगो यूरिया। क्या होगा? ओलिगो यूरिया। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब अगर पेशेंट को अर्ज आइए, अर्ज, अर्ज, अर्जेंसी, अर्ज, अर्जेंसी। अर्ज कितने पे आएगी? मतलब पेशेंट को फीलिंग, सेंसेशन कैसे आने लगा कि हाँ मुझे अभी यूरिन पास करना है। कौन कितने पे? 150 से 200 ml। जैसे ही ब्लैडर इतना 150 से 200 ml इतना भर जाएगा ब्लैडर में, पेशेंट को अर्ज आने लग जाएगी कि उसे अब यूरिन पास करना है। और अर्जेंसी यानी कि अभी जाना ही है वॉशरूम, वो होगा 500 to 600 ml। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आया भी है पेपर में। ठीक है। अर्ज कब होगी? 150 से 200 ml जब ब्लैडर होल्ड करने लग जाएगा, तो जब ब्लैडर में इतना भर जाएगा तो अर्ज आ जाएगी। और अर्जेंसी कब होगी? कि इमीडिएटली एलिमिनेशन की रिक्वायरमेंट है, 500 to 600 ml पे होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है रिटेंशन ऑफ यूरिन। रिटेंशन ऑफ यूरिन यानी कि यूरिन फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन पास नहीं हो रहा है। पेशेंट का यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, आप उसमें क्या करोगे? आप इसमें इंस्पेक्शन करोगे, पैल्पेशन करोगे ना पेशेंट का, तो डिस्टेंशन आएगा ब्लैडर में, पेट उसका एकदम फूला फूला सा लगेगा आपको। ठीक है। रिटेंशन ऑफ यूरिन में क्या आएगा? डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर आएगा। रिटेंशन ऑफ यूरिन में क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन पास नहीं हो रहा है यूरिन। ठीक है। तो पैल्पेशन करेंगे तो क्या पता चलेगा हमें? डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर। टेंडरनेस फील होएगी इसमें, हमें क्या फील होएगी? टेंडरनेस। ठीक है। क्या क्या रीजन होते हैं? बहुत रीजन हो सकते हैं इसके। लैक ऑफ प्राइवेसी, एप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट पोजीशन। ठीक है। अब पोजीशन फॉर क्या प्रॉपर पोजीशंस हैं फॉर मेल एंड फीमेल? मेल एंड फीमेल में प्रॉपर पोजीशन ऑफ यूरिन पासिंग क्या है? मतलब करेक्ट पोजीशन क्या है? ठीक है। स्टैंडिंग एंड स्क्वाटिंग। फीमेल में क्या है? स्क्वाटिंग। ठीक है। तो क्या क्या? लैक ऑफ प्राइवेसी, स्ट्रेस, लैक ऑफ सेंसेशन, कोई भी पेरिनियल इंजरी हुई हो तो रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है। मैं इस नोट्स शेयर कर दूंगी, आप प्लीज़ मेरे नोट्स से गो थ्रू होना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। रिटेंशन ऑफ यूरिन में क्या है? पैल्पेशन, डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर हो जाता है। पैल्पेट करोगे ना आप पेशेंट का ब्लैडर, तो उसमें आपको दिखेगा टेंडरनेस हो रही है, तो इससे आप जज करोगे कि हाँ पेशेंट को रिटेंशन ऑफ ब्लैडर हो रहा है, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो रहा है। और अगर साउंड करोगे, अगर रिटेंशन है तो आएगा डल साउंड। अगर आप आईलेट्स वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आईलेट्स में आजकल साउंड से भी हमें बताना पड़ता है, लेकिन अलग अलग, जैसे रेजोनेंस साउंड, टिम्पेनिक साउंड, डल साउंड, ये सब हमें बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आता है, हमारे पेपर्स में भी आता है। अगर रिटेंशन ऑफ यूरिन है तो डल साउंड। ठीक है। और अगर ब्लैडर एम्प्टी है, अगर एम्प्टी ब्लैडर है तो टिम्पेनिक साउंड। तो क्या है? टिम्पेनिक साउंड। अगर पेशेंट का ब्लैडर एम्प्टी है
तो क्या है, टिम्पैनिक साउंड। ठीक है, अगर रिटेंशन ऑफ यूरिन है ब्लैडर में तो डल साउंड आएगा, और अगर पेशेंट का यूरिन ब्लैडर एम्प्टी है तो आएगा टिम्पैनिक साउंड। ठीक है, अब अगर पेशेंट को रिटेंशन ऑफ यूरिन है तो आप कैसे मैनेज करोगे इसको। पेशेंट आया है आपके पास बोलने के लिए कि पेशेंट को सेंसेशन तो आ रहा है लेकिन यूरिन पास नहीं हो रहा है, तो आप कैसे करोगे। मैनेजमेंट में क्या करोगे, मैनेजमेंट ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन। मैनेजमेंट ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन में आप क्या करोगे, सबसे पहले मैनेजमेंट में क्या होगा, सबसे पहले असेसमेंट। असेसमेंट मैंने आपको बता दिया। असेसमेंट में क्या देखोगे, आप पैल्पेशन करोगे। पैल्पेशन में आपको क्या दिखेगा, टेंडरनेस, अभी बताया ना, टेंडरनेस। और क्या होगा, डल साउंड मिलेगा। ठीक है, डल साउंड मिलेगा, ये होगा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट, आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रोवाइड प्राइवेसी टू द पेशेंट। ये तो हर प्रोसीजर का मेन है, यू हैव टू प्रोवाइड द प्राइवेसी टू द पेशेंट। और वैसे भी कभी कभी प्राइवेसी ना मिलने पर, जैसे बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं या हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट होते हैं, तो नॉर्मल से वो चीज़ हटके हो गई ना, कि मतलब वो नॉर्मली जैसे यूरिन पास कर रहा है वैसे अब वो यूरिन पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो यूरिन पास नहीं कर पाएगा, वो अपना नॉर्मल वॉशरूम जाके, तो एक साइकोलॉजिकली एंड लैक ऑफ मोबिलिटी की वजह से, लैक ऑफ प्राइवेसी की वजह से, एंजाइटी इश्यूज होने की वजह से वो पेशेंट यूरिन पास नहीं कर पाता। ठीक है, तो हम प्रोवाइड करेंगे प्राइवेसी। उसके बाद पोजीशन, प्रोवाइड पोजीशन। अगर तो बेड रिडन पेशेंट है तो आप कैसे ही उसे पोजीशन प्रोवाइड करोगे, नहीं कर सकते ना। प्रोवाइड पोजीशन तो मतलब वही है, फीमेल और मेल में वही स्टैंडिंग पोजीशन और फीमेल में स्क्वाटिंग पोजीशन अभी मैंने बताई थी, नॉर्मल पोजीशन। लेकिन फिर भी उसको थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन देने की कोशिश करना, यूरिनल्स यूज़ करके या बेड पैम्स यूज़ करके आप पेशेंट को पोजीशन दे के उसको यूरिन पास करवा सकते हैं, ताकि वो साइकोलॉजिकली सोचे कि हाँ मुझे यूरिन नॉर्मली पास करना है। ठीक है, उसके बाद आता है क्रेड मैनुअर मेथड। क्रेड मैनुअर मेथड, इसमें क्या करेंगे, हम मसाज करेंगे एब्डोमेन पे, अपर टू लोअर एब्डोमेन पे ऐसे मसाज करते रहेंगे। ठीक है, ताकि जो उसका ब्लैडर स्पिंक्टर है वो रिलैक्स होने लग जाए, हम लोग उसमें मसाज करेंगे। उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं क्रेड मैनुअर। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे कि पेशेंट के एब्डोमेन को मसाज करेंगे, अपर टू लोअर पे हम पेशेंट के ब्लैडर को मसाज करेंगे। ठीक है, उसके बाद भी नहीं हुआ तो हॉट वाटर एप्लीकेशन। हॉट वाटर एप्लीकेशन, अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो हॉट वाटर एप्लीकेशन करेंगे। इससे क्या होता है, वो वेसल्स को डायलेट कर देता है। जो लोअर एब्डोमेन में हम हॉट वाटर बैग रखेंगे ना, तो वहाँ की वेसल्स को वो डायलेट करेगा, ब्लैडर को रिलैक्स करेगा। ठीक है, तो पेशेंट यूरिन पास करने में प्रॉब्लम नहीं होगा उसको। हॉट वाटर एप्लीकेशन। अब इन सब के बाद सिट्स बाथ भी हम कर सकते हैं। हॉट वाटर एप्लीकेशन के बाद हम करेंगे सिट्स बाथ। वही टब में बैठ जाओ तो ब्लैडर को रिलैक्स मिल जाता है। ठीक है, इन सब पोजीशंस के, इन सब के बाद भी अगर नहीं पेशेंट ने यूरिन पास किया तो हम क्या करेंगे, लास्ट मैनेजमेंट है हमारा, डॉक्टर को इन्फॉर्म करो एंड डू द कैथेटराइजेशन।
द कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन में क्या, क्यों कैथेटराइजेशन का इंडिकेशन क्या है? पहले मैनेजमेंट ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन है, ठीक है, हमने ये सब कर लिया, नहीं हुआ, लास्ट मैनेजमेंट डॉक्टर को इन्फॉर्म करो एंड डू द कैथेटराइजेशन, ठीक है। तो कैथेटराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द पर्पस ऑफ कैथेटराइजेशन? पर्पसेस ऑफ कैथेटराइजेशन, रिटेंशन ऑफ यूरिन को, रिटेंशन है अगर पेशेंट को तो उसको ट्रीट करने के लिए हम कैथेटराइजेशन करेंगे। उसके अलावा ब्लैडर इरिगेशन के लिए भी हम लोग कैथेटराइजेशन करेंगे। ब्लैडर वॉश के लिए भी हम कैथेटराइजेशन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर पेशेंट को ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन है तो भी हम कैथेटराइजेशन करेंगे ताकि बेड वेटिंग ना हो। अगर बेड वेटिंग होगी, पेशेंट के बेड पे मॉइस्चर होगा तो इट विल लीड टू बेड सोर्स, प्रेशर सोर्स होंगे पेशेंट को, वो कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम कैथेटराइजेशन करेंगे। अगर पेशेंट को ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन है, बेड वेटिंग होगा, बेड वेटिंग से मॉइस्चर होएगा, बेड पे फ्रिक्शन होएगा, उसके वजह से पेशेंट को बेड सोर या प्रेशर सोर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो पर्पसेस ये है। इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन ऑफ कैथेटराइजेशन क्या है? रिटेंशन ऑफ यूरिन, सर्जरी, इन्फेक्शन इन ब्लैडर, बीपीएच पेशेंट है, पैरालाइज पेशेंट है, कोई भी प्रोस्टेट सर्जरी हुई है, बीपीएच है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया वाला पेशेंट है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो रहा है, ठीक है, रिटेंशन ऑफ यूरिन है। उसके अलावा कोई भी सर्जरी हमें परफॉर्म करनी है, अगर लंबी सर्जरी है तो वी विल डू द फॉलोइंग कैथेटराइजेशन, ठीक है। पर्पस, इंडिकेशन हो गया, समझ आ गया। नोट्स मैं भेज दूंगी, नोट्स में आप जरूर देखिएगा कैसे कैसे होगा। नाउ द टाइप्स ऑफ, ठीक है, कौन कौन से कैथेटर्स हैं। सबसे पहले कॉर्डल कैथेटर, ये मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी क्योंकि ये इतना कॉमनली यूज नहीं होता, ठीक है। कॉर्डल कैथेटर क्या होता है? टिप ऑफ कैथेटर जो होता है ना, बेंड होता है, मतलब उसका जो टिप होगा ना कैथेटर का, वो बेंड होगा। मैं इमेज भी शेयर कर दूंगी, ठीक है, आपको इमेज से आइडिया हो जाएगा। इसको हम कर्व कैथेटर भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्व कैथेटर, क्योंकि इसका जो टिप होता है ना वो बेंट होता है। तो ये है कॉर्डल कैथेटर। सेकंड इज टेक्सस कैथेटर। टेक्सस एक मटेरियल होता है, उसका बना हुआ होता है ये, तो ये होता है टेक्सस कैथेटर, सिंथेटिक रबर का होता है। टेक्सस कैथेटर सिंथेटिक रबर का, ऑल्सो नोन एज कॉन्डम कैथेटर। इन्फेंट न्यूनेट में हम यूज करते हैं यूरिन सैंपल कलेक्शन के लिए। इन्फेंट और न्यूनेट में हम यूज करते हैं, ओल्ड पेशेंट में यूज करते हैं ड्रिबलिंग कंडीशन में। तो हम ये इसको क्या बोलेंगे? कॉन्डम कैथेटर यूज होता है इन्फेंट में, न्यूनेट में, ठीक है, और ओल्ड पेशेंट्स में अगर ड्रिबलिंग का कंडीशन है तो। कोई भी ड्रिबलिंग पेशेंट को ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो रहा है, ओल्ड पेशेंट है, तो फिर उसको हम लोग क्या करेंगे? कॉन्डम कैथेटर लगाने की करेंगे। इन्फेंट और न्यूनेट में हम लोग ये लगाएंगे ताकि अगर हमें सैंपल कलेक्शन का प्रोसीजर करना हो तो, सैंपल कलेक्शन का प्रोसीजर करना हो तो इन्फेंट और न्यूनेट में हम ये वाला कैथेटर यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा कैथेटर है? स्ट्रेट कैथेटर। मैं इन सभी कैथेटर्स की इमेजेस भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेट कैथेटर। स्ट्रेट कैथेटर, स्ट्रेट कैथेटर को टेम्पररी रिलीफ के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको ना हम सिर्फ, जैसे मान लो पेशेंट को आपको कैथेटराइज नहीं करना है, लेकिन सिर्फ वन टाइम के लिए आपको उसको यूरिनेट करवाना है,
तो हम ये वाला कैथेटर यूज़ कर सकते हैं, 2 to 5 मिनट्स के लिए यूज़ होता है ये किस लिए है? टेम्पररी रिलीफ टू द पेशेंट, टेम्पररी रिलीफ टू द पेशेंट, ताकि वो यूरिनेट कर सके। लेकिन हम उसको फोलिस कैथेटराइजेशन नहीं लगाना चाहते। सिर्फ जैसे कि पेशेंट लेबर पेन में है, होता है ना, एक स्ट्रेट कैथेटर हम यूज़ करते हैं। पेशेंट लेबर पेन में है, हमको उनका ब्लैडर एम्प्टी करना है ताकि वो और इजीली पुश कर सके, बच्चे को और स्पेस मिल सके। तो उसमें हम लोग स्ट्रेट कैथेटर यूज़ करके ओनली टेम्पररी रिलीफ मिले पेशेंट को, इसके लिए हम उसको फोलिस कैथेटराइजेशन करते हैं ताकि वो यूरिनेट कर ले और अच्छे से बेबी का एक्सपल्शन हो पाए। ठीक है। नेक्स्ट इज फोलिस कैथेटर। मोस्ट कॉमन देखा होगा सब लोगों ने, जो हॉस्पिटल में वर्किंग है, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन सब ने देखा होगा फोलिस कैथेटर मोस्ट कॉमनली यूज्ड है फोलिस कैथेटर। ठीक है, 2 टाइप में होता है, 2 टाइप का देखा होगा सबने, लैटेक्स का बना हुआ और सिलिकॉन। सिलिकॉन पेशेंट हम यूजुअली किन पेशेंट्स पे करते हैं? लॉन्ग बेड रिडन, लॉन्ग टाइम इलनेस, इन पेशेंट्स में हम लोग सिलिकॉन कैथेटर यूज करेंगे क्योंकि ये लंबे टाइम तक हो जाएगा ना, ये 90 डेज तक लगे रह सकता है पेशेंट को। ठीक है, मतलब 90 डेज तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं और इसको 1 to 28 डेज, बस 1 से 28 दिन। अगर एक भी दिन के लिए लगाना है तो लैटेक्स लगा सकते हैं। लैटेक्स किस, ये तो पता चल गया ना कि लैटेक्स क्या है, रबर, और सिलिकॉन होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ये। ठीक है, ये 28 डेज के लिए यूज हो जाएगा, वो 90 डेज के लिए हो जाएगा। इसको हम 28 डेज के बाद चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये है कि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी आपके पास सिलिकॉन कैथेटर नहीं है, तो आप लैटेक्स कैथेटर को 1 महीने बाद चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 28 डेज के लिए, उसके अलावा बाद रिमूव करते हैं। जो यूरो बैग होता है ना, यूरो बैग को आपको 7 डेज में चेंज करना होता है। यूरो बैग को आप कब करोगे चेंज? 7 डेज में। ठीक है, 7 डेज में आप यूरो बैग को चेंज करोगे। उसके अलावा अच्छा, ब्लैडर का कितना यूरिन होल्ड कर सकता है, ये ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी है, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। कितनी कैपेसिटी है ब्लैडर की? 1.5 लीटर। यूरिनरी ब्लैडर कैन होल्ड 1.5 लीटर ऑफ यूरिन। यूरो बैग आपको 7 डेज में चेंज करना है। 2 टाइप का फोलिस होता है, लैटेक्स और सिलिकॉन। लैटेक्स का 1 to 28 डेज पर चेंज करोगे। बेड रिडन और लॉन्ग टाइम इलनेस वाले पेशेंट्स के लिए हम लोग सिलिकॉन कैथेटर यूज करते हैं, जो कि 90 डेज के बाद हमें चेंज करना होता है। ठीक है, ये हो गया। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं नोट्स शेयर कर दूंगी, आप उससे रेफरेंस ले लेना और मेरी क्लासेस ज़रूर फॉलो करते रहना। हम लोग नॉर्सेट तक मैक्सिमम सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो फोलिस कैथेटराइजेशन होता है, फोलिस कैथेटर होता है, उसके 3 ल्यूमेन होते हैं। क्या होते हैं? 3 ल्यूमेन। सिंगल ल्यूमेन 3 तरह का होता है, सिंगल ल्यूमेन, डबल ल्यूमेन एंड 3 ल्यूमेन, ट्रिपल ल्यूमेन। सिंगल ल्यूमेन हम लोग, इसमें क्या होता है, बैलून के लिए जो पोर्ट होता है ना, वो एब्सेंट होता है। बैलून इज एब्सेंट, यूज फॉर टेम्पररी रिलीफ। जैसे स्ट्रेट कैथेटर ही होता है ना, यूज फॉर टेम्पररी रिलीफ, यूज इन ड्यूरिंग लेबर रूम में किसी ने काम किया होगा तो उन्होंने देखा होगा ये कैथेटर
ड्यूरिंग लेबर में टेम्पररी रिलीफ ऑफ पेशेंट में बैलून एब्सेंट हो, इसमें बैलून एब्सेंट होता है टेम्पररी रिलीफ, ताकि सिर्फ थोड़ी देर मतलब उसी टाइम के लिए वो यूरिन पास कर ले ड्यूरिंग लेबर। डबल में मोस्ट कॉमन यूज्ड है ये डबल ल्यूमन। इसमें क्या होता है, एक ल्यूमन जो होता है उससे हम बैलून इन्फ्लेट करते हैं। बैलून कैसे इन्फ्लेट करेंगे, फिर 10 ml डिस्टिल वाटर, 10 ml डिस्टिल वाटर डिपेंड्स करता है आपका उसका साइज क्या है। अभी मैं बताऊंगी आपको कैथेटर के साइजेस, ठीक है। 10 ml की सिरिंज से हम डिस्टिल वाटर डालेंगे तो मैक्सिमम आप 30 ml तक उसका बैलून इन्फ्लेशन कर सकते हो, 30 ml, ठीक है। मोस्टली हम ना 10 to 15 ml या 15 to 20 ml तक हम डाल देते हैं ताकि बैलून अच्छे से इन्फ्लेट हो जाए और ड्रिबलिंग ना हो, लीकेज ना हो यूरिन का। तो 15 to 20 ml काफ़ी होता है, ठीक है। 1 ल्यूमन तो बैलून इन्फ्लेट करने के लिए हो गया। सेकेंड ल्यूमन होता है यूरोबैग कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। एक से हम इन्फ्लेट कर लेंगे, पहले यूरोबैग कनेक्ट कर लेंगे, कैथेटर डाला, यूरोबैग कनेक्ट करा, इन्फ्लेट करा, यूरिन पास हो रहा है। आप चेक कैसे करोगे आपका ब्लैडर, आपका यूरिन जो कैथेटर है वो सही है, जब यूरिन पास होगा, ठीक है। आपको यूरोबैग में यूरिन आता हुआ दिख जाएगा, इसका मतलब आपका ब्लैडर में ही गया है, ठीक है, ये सही जगह पर है, प्लेसमेंट करेक्ट है। ट्रिपल ल्यूमन में 1 ल्यूमन फॉर बैलून, सेकेंड ल्यूमन फॉर ब्लैडर, वो इरिगेशन के लिए, ये मोस्ट कॉमन ब्लैडर इरिगेशन के लिए यूज होता है। एंड थर्ड ल्यूमन यूरोबैग, ठीक है। ये क्या, इसमें क्या होता है, 1 ल्यूमन बैलून के लिए, सेकेंड ल्यूमन में हम नॉर्मल सलाइन डाल देंगे और थर्ड ल्यूमन होगा यूरोबैग। तो फिर ये किस लिए मोस्ट कॉमनली किस लिए यूज होता है, ये फॉर ब्लैडर इरिगेशन या फिर ब्लैडर वॉश, ठीक है। किस लिए होता है ये, ब्लैडर इरिगेशन या ब्लैडर वॉश के लिए। 1 ल्यूमन हमारा बैलून फुलाने के लिए होगा, सेकेंड ल्यूमन नॉर्मल सलाइन, थर्ड ल्यूमन यूरोबैग कनेक्ट करने के लिए होगा। नॉर्मल सलाइन हम लोग डालेंगे पेशेंट में, जितना हम नॉर्मल सलाइन डालेंगे उतना ही हमें नॉर्मल सलाइन वापस मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ब्लैडर इज नॉट, मतलब ब्लैडर को कुछ हार्म नहीं हुआ है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट के यूरिन उसमें यूरिन पास नहीं हो रहा होता या पास आ रहा होता है, या पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे यूरिन आ नहीं रहा है, ब्लॉकेज हो गई, हम लोग ब्लैडर वॉश उसमें दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। नॉर्मल सलाइन हम यूज करेंगे ब्लैडर इरिगेशन के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा चार्ट के फॉर्म में पढ़ाई करा कीजिए, जितना आप चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे उतना आपको और इजीली याद होगा। वो चार्ट आपके दिमाग में बन जाना चाहिए जैसे ही वो क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेल कॉट कैथेटर। मेल कॉट कैथेटर ऑल्सो नोन एज मशरूम कैथेटर, ऑल्सो नोन एज मशरूम कैथेटर। अगर किसी पेशेंट की ओपन सर्जरी हो रही हो या कोई भी रीनल सर्जरी हो रही हो, ओपन सर्जरी ऑफ ब्लैडर, प्रोस्टेट, कोई भी, ठीक है, तो उस केस में हम लोग ड्यूरिंग सर्जरी मेल कॉट कैथेटर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको कलर कोडिंग बता देती हूँ, ये क्लिनिकली काफी काम आएगा, ठीक है। ये फ्रेंच मैंने पहले ही बताया था, जितनी भी हॉस्पिटल में ट्यूबिंग्स वगैरह यूज होती हैं वो हम यूज करते हैं, उसका मेजरमेंट हम करेंगे 8 फ्रेंच, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 हो गया।
अब इनके कलर लिख देती हूँ मैं, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, लाइट ब्लू, दोनों। जितना साइज बढ़ता रहेगा जो कैथेटर का टिप है वो उतना ही मोटा होगा, ठीक है। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है कैथेटर उतना ही मोटा होगा। जैसे अगर आप 8, 10, 12 तक आप बच्चों चिल्ड्रन में यूज कर सकते हो, ठीक है, ये एडल्ट में यूज हो जाएंगे। तो जितना जितना वो बढ़ेगा साइज उतना ही वो मोटा होगा कैथेटर, ठीक है। अब बताओ, अगर हम पेशेंट को, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें कि जो हम फिक्सिंग करेंगे कैथेटर का, है ना, वो हमने कैथेटर इंसर्ट किया, बैलून इन्फ्लेट कर दिया, उसके बाद हम उसकी फिक्सिंग कहाँ करेंगे, अबव थाई। ये बहुत बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कैथेटर का प्लेसमेंट हम कैसे करेंगे अबव थाई। मतलब हम कैथेटर हमने लगा दिया, यूरोबैग कनेक्ट कर लिया, अब हम उसको कहाँ पर कनेक्ट, मतलब पेशेंट की बॉडी से भी हमें रखना पड़ेगा ना, कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट पुल कर दे, कुछ कर दे, तो हम उसको अबव थाई पे प्लेस कर देंगे। मतलब कुछ स्टिकिंग लगा देंगे, डाइना लगा देंगे, कुछ भी डॉक्टर स्टेप लगा देंगे, वही करेंगे हम, ठीक है। उसके अलावा आप क्लीन कैसे करोगे, आपको पहले पेरिनियल केयर तो देना पड़ेगा ना। तो मेल एंड फीमेल, फीमेल में तो सबको पता है, टॉप टू बॉटम, फ्रंट टू बैक, ऐसे ही क्लीन करते हैं टू प्रिवेंट यूटीआई, है ना। ऐसे ही क्लीन करते हैं ना फीमेल्स में। और मेल में क्या करेंगे, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। अगर मान लो ब्लॉकेज हो जाती है कुछ भी यूरिन में, तो हम उसमें मिल्किंग या स्ट्रिचिंग ट्विस्ट करके हम उसका ब्लॉकेज भी ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर प्रोलॉन्ग कैथेटराइजेशन में पेशेंट है और वो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो रहा है बहुत टाइम से पेशेंट कैथेटर पे है और वो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि उसे हम काउंसल करेंगे, पेशेंट को समझाएंगे कि ये नॉर्मल है, ठीक है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी कीगल एक्सरसाइजेस हम उसे बताएंगे, जो भी कीगल एक्सरसाइजेस होती हैं वो हम बताएंगे। कीगल एक्सरसाइजेस क्या करती हैं, हमारे जो पेरिनियल मसल्स होते हैं ना उनको रिलैक्स करती हैं, ठीक है। कीगल एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, जो हमारे पेरिनियल मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करती हैं, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये सेशन एलिमिनेशन का। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी बॉवल एलिमिनेशन। ये तो मैंने यूरिन एलिमिनेशन समझाया आपको, ठीक है। अभी मैं इसके नोट्स ज़रूर शेयर करूंगी आप सबसे। नेक्स्ट है बॉवल एलिमिनेशन, जिसमें हम एनीमा वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ये चैनल, शेयर करिए। मैं कोशिश करूँगी नॉर्थ सेट तक जितना हो सके मैं कवर कर सकूँ सारे टॉपिक्स, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं। फिर MCQs भी मैं बनाऊँगी, शेयर करूँगी आपको लिंक में, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ फॉलो नर्सिंग विस्टा। और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।